ओके, गुड इवनिंग क्लास। तो संविधान में कल हम चर्चा कर रहे थे आपातकाल का, और आज आपातकाल का नेक्स्ट जो प्रावधान है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। आपातकाल का जिक्र भाग 18 में है। भाग 18 का शीर्षक है आपातकालीन उपबंध। भारत देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो जब कोई बाहरी आक्रमण कर देता है या भारत देश युद्ध के कंडीशन में फंसता है या भारत में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो इस पर लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और दूसरा है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, तो आज हम अनुच्छेद 356 पर चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 356, जो कल क्लास नहीं आए थे वो वीडियो देख लीजिएगा, है कि नहीं? आप ही लोगों के लिए तो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को यह अभिभूत होता है कि किसी राज्य में वहाँ के संवैधानिक तंत्र असफल हो चुकी है, अर्थात वो राज्य संविधान की पालना नहीं कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पे लगता है जो आपातकाल, उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं और उसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। एक्चुअली में संविधान में कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन और संवैधानिक आपातकाल का जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 356 को ही कहा जाता है संवैधानिक तंत्र की असफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता। अनुच्छेद 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, तंत्र की असफलता। और इसे ही कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, क्योंकि उस राज्य का पूरा शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं, केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है। देखेंगे अभी इसका पूरा प्रावधान। और इसे ही कहा जाता है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आपातकाल। एक्चुअली में इसकी जो पृष्ठभूमि बनती है, इसकी पृष्ठभूमि के लिए हमको 2 अनुच्छेद जानना पड़ेगा। एक जानना पड़ेगा अनुच्छेद 355 के बारे में, और एक है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365, तो अनुच्छेद 365 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 कहता है कि जो हमारा केंद्र होगा, ये पूरा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देगी, राज्यों को निर्देश देगी, और राज्यों को इस निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं कर पाता, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है, आदेश देती है, और अगर कोई भी राज्य इस निर्देश का पालन नहीं कर पाया, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कोई निर्देश दिया, नई शिक्षा नीति को लेकर निर्देश दिया या जीएसटी को लेकर निर्देश दिया, तो अगर राज्य केंद्र की बात को मानने में मनाही कर रही है, तो फिर इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता माना जाएगा। अनुच्छेद 355 कहता है केंद्र का यह दायित्व है, केंद्र सरकार का यह दायित्व है, केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की सुरक्षा करेगा बाहरी आक्रमण से, या हमारे देश के अंदर भी नक्सल वक्सल वाले बहुत सारे प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो ये केंद्र की जिम्मेदारी होती है। आप देखते हैं ना, सीआरपीएफ वगैरह, आप बस्तर वगैरह जाएंगे तो बीजापुर नारायणपुर रोड में जाएंगे तो आपको अलग अलग अर्धसैन्य बल के कैंप दिखाई देंगे, तो उनकी भर्ती केंद्र सरकार लेती है। वहाँ पे राज्य सरकार की पुलिस है ही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार का अर्धसैन्य बल भी आपको दिखाई देगा। तो केंद्र सरकार का यह दायित्व होता है कि वह राज्यों की सुरक्षा करेगा, और यहीं पे केंद्र सरकार का ये कर्तव्य भी होता है, यहीं पे केंद्र सरकार का ये कर्तव्य भी होता है कि राज्य में संविधान की पालना करवाएगा।
और अगर कोई राज्य संविधान की पालना नहीं कर पा रहा है, अर्थात संविधान के अनुसार राज्य की शासन को नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर वहाँ पे अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है और इसको लागू करते हैं राष्ट्रपति। एक्चुअली में हर राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है, हर राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का जिक्र है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का जिक्र है। और राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों को भी देख सकता है। मूल संविधान में एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों को देख सकता था, ऐसा प्रावधान नहीं था। 7वें संविधान संशोधन किया गया है सन 1956 में। संविधान में कोई भी चीज़ बदलाव होता है तो उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। एक राज्यपाल एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। राज्यपाल पद केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने कार्य क्षेत्र पर बना रहता है। राज्यपाल का ये दायित्व होता है कि वो जिस भी राज्य में, जैसे ये हमारा राज्य है तो हमारे राज्य में विश्वभूषण हरिचंद्रन ये राज्यपाल है, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे के बारे में वो हर 15 दिन में या कुछ दिनों में केंद्र को जानकारी भेजते रहते हैं। तो राज्यपाल हर राज्यों की जानकारी केंद्र को भेजते हैं। तो कई बार राज्यपाल अपने राज्य में, जिस राज्य में वो बने हुए हैं, वहाँ का शासन अगर ठीक से नहीं चल पा रहा है उसकी जानकारी केंद्र को देते हैं, परामर्श देते हैं। उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति संबंधित राज्य पर अनुच्छेद 356 के तहत, संवैधानिक तंत्र की असफलता के तहत राष्ट्रपति शासन व संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की घोषणा कौन करता है। तो अनुच्छेद 356 की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 356 की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और इस पे राष्ट्रपति को लिखित आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अनुच्छेद 352 में हमने पढ़ा था कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में देंगे, लेकिन अनुच्छेद 356 में लिखित रूप से राष्ट्रपति को देने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। प्लस इसकी समाप्ति भी राष्ट्रपति कभी भी कर सकते हैं। इसकी समाप्ति भी राष्ट्रपति कभी भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं तो इसमें घोषणा के आधार आप राज्यपाल के परामर्श को मान सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता। राज्यपाल ने अगर घोषणा परामर्श कर दिया राष्ट्रपति को, राज्यपाल ने अगर राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया कि आप इस राज्य में आपातकाल लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति उनके बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। वो तो परामर्श कर रहे हैं ना। और आप जैसे कोई आपको बोल दे कि भाई आप एक दिन में 25 से 30 गणित के प्रश्न सॉल्व करो, तो अब आप स्वतंत्र हो, सामने वाला आपको परामर्श दे रहा है। आप बोलोगे नहीं, मैं 25 प्रश्न करने से अच्छा मैं 5 कॉन्सेप्ट सीख जाता हूँ, कंटेंट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक कॉन्सेप्ट से हम कई सारे प्रश्न बना सकते हैं। फिर हमको और भी विषयों की अच्छी खासी तैयारी करनी है। कोई आपको परामर्श देगा, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी तो आपको स्वयं मालूम है कि नहीं। वैसे ही राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति उस परामर्श को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है ये कि अपने मन से लगा देंगे। राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को काम करने के लिए, सलाह देने के लिए उनके पीछे मंत्री परिषद है कि नहीं। तो उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और समाप्ति भी राष्ट्रपति कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। जैसे अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत देखो कोई आया, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देते हैं। तो इसे संसद से कब पास कराया जाता है, इसके बारे में सुनिए।
संसद से कैसे पास कराया जाता है। तो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दिया, ये 2 महीने के लिए लागू रहेगा। कितने समय के लिए लागू रहेगा? 2 महीने के लिए लागू रहेगा। एक बार राष्ट्रपति ने बोल दिया कि हम किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लगा रहे हैं, संवैधानिक तंत्र की असफलता के तहत राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, तो वह 2 महीने के लिए तो लागू हो जाता है। अर्थात 2 महीने के अंदर इसे संसद से पारित कराना होता है, या अनुमोदित बोलेंगे इसको, संसद से अनुमोदित कराएंगे। और संसद जो अनुमोदन करेगी वो साधारण बहुमत से करेगी। किस प्रकार से करेगी? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का तात्पर्य होगा कि सदन में जितने भी लोग आए हुए हैं बस गणपूर्ति होना चाहिए। बैठक के लिए एक न्यूनतम संख्या को ही गणपूर्ति कहा जाता है। जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, टोटल लोकसभा का जो वर्तमान में सदस्य संख्या वो 543 सांसदों का है। वर्तमान में कितने लोकसभा सदस्य हैं? 543। तो 543 का 1/10, 10%, 54 होगा। कितना होगा? 54, 54.3 होगा, तो हम 54 ही मानते हैं। कम से कम 54 लोग आने चाहिए। पता चल रहा है जिस दिन आपातकाल को अनुमोदित करने के लिए मत होना है उस दिन 100 लोग ही आए, गणपूर्ति से ज़्यादा हैं। इसमें से 100 लोग आए हुए हैं मत देने के लिए, और 51 सदस्य सहमत हैं किसी राज्य में आपातकाल लगा दिया जाए अनुच्छेद 356 वाला, तो फिर वो वहाँ पे लागू हो जाएगा। लगाने के लिए दोनों सदन को बराबर पावर है ना। लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पास कराना है, राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास कराना है। इस कारण मैं यहाँ पे संसद लिखा हूँ, न कि लोकसभा। संसद से, कहाँ से? संसद से। संसद से साधारण बहुमत से पास कराना है, बहुमत से पास कराना है। एक बार पास हो गया तो यह 6 महीने के लिए लागू होता है। कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। इसी प्रकार एक बार और इसको लागू कराया जा सकता है 6 माह के लिए। इस प्रकार यह 1 साल तक लागू कराया जा सकता है, 1 साल तक लागू कराया जा सकता है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अधिकतम 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगता है वो अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है किसी एक राज्य में? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अधिकतम, इसमें समयावधि है ना। अनुच्छेद 352 में समयावधि नहीं था कि 6-6 महीने बढ़ा के उसको अनिश्चित काल तक लगा सकते थे, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए लग सकता है। और इससे आगे बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन होना अनिवार्य है। 2 कंडीशन होना अनिवार्य है। पहला कंडीशन, किसी क्षेत्र में या देश में अनुच्छेद 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। और दूसरा, निर्वाचन आयोग जिस राज्य में अनुच्छेद 356 लगाया जा रहा है वहां निर्वाचन कराने में असक्षम हो। निर्वाचन आयोग संबंधित राज्य में निर्वाचन कराने में असक्षम हो, तो यह इन कंडीशन को देखते हुए यह अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। इतना समय दे दिया गया है, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया है? अरे भाई, इतना समय दे दिया गया है, अब आप इतने बड़े देश के मालिक हो और एक किसी राज्य में इस प्रकार की समस्या है तो आप उसको सुलझाओ ना। 3 वर्ष बहुत बड़ा होता है, तो इस कारण इसको अधिकतम 3 वर्ष किया गया है। ठीक है, एक साथ, हाँ, और दोनों कंडीशन एक साथ होने चाहिए। 1 साल से अगर आगे बढ़ाना है तो। और अधिकतम कितने समय तक के लिए अनुच्छेद 356 को लगाया जा सकता है? 3 साल। 3 साल। क्या प्रभाव पड़ता है? आगे बात करते हैं। जब अनुच्छेद 356 किसी राज्य में लागू होता है
तो क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब अनुच्छेद 356 लागू होता है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका जो मौलिक अधिकार है वो वैसा ही बना रहता है। प्रभाव 356 लगा हुआ है तो प्रभाव क्या पड़ता है, तो आपके पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो वैसे ही बने रहते हैं। तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन जो अगला जो वो है राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका पर प्रभाव। तो हर राज्य का अपना एक विधायिका होता है, विधानसभा बोलते हैं, जो विधानसभा, विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वैसे ही किसी राज्य की विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बनाती है। तो जब अनुच्छेद 356 लगा हुआ है, अनुच्छेद 356 क्यों लगा हुआ है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, करके तो अनुच्छेद 356 लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो राज्य के विधानमंडल से विधि निर्माण करने की शक्ति को निलंबित कर दिया जाता है। वह राज्य विधि का निर्माण नहीं कर सकता। वह राज्य, या हम ये लिख सकते हैं, राज्यों से विधि निर्माण की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है। अगर वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री सही रहते तो ये कंडीशन आता ही नहीं। तो वहां का मंत्री परिषद भंग हो जाता है, मंत्री परिषद भंग हो जाता है, भंग हो जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो वहां की विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो वहां की विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। जैसे हमारे राज्य में विधानसभा है ना, हमारे राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है, 90। तो राष्ट्रपति विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं आदेश से, भंग कर सकते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस राज्य के लिए, मान लो जाए किसी भी राज्य में लगा हुआ है, पंजाब में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या कहीं पे भी, मणिपुर में, तो इस राज्य के लिए विधि निर्माण केंद्र सरकार करेगी। विधि निर्माण कौन करेगी? केंद्र सरकार। संबंधित राज्य के लिए विधि निर्माण केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो कल जैसे प्रावधान था ना, अनुच्छेद 352 एकदम बहुत बड़ा था ना, ये कम है। इसमें क्या क्या देखना है? साधारण बहुमत, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, और इसके लिए परामर्श लेंगे, लेकिन परामर्श को मानने के लिए, राज्यपाल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कहीं और किसी और स्रोत के आधार पर भी राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सूचना तंत्र होते हैं जिससे राष्ट्रपति को ये ज्ञात होता है कि उस राज्य में संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन की। उसके बाद फिर उसको 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। उसके बाद वो 6 महीने तक चलता है, फिर वह 1 साल तक बढ़ता है। उसके आगे भी बढ़ाना है तो 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो पूरे देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 352 लागू हुआ हो, और उस राज्य में निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराने में सफलता हासिल नहीं की जा पा रही हो।
तो इस आधार पर इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको वापस भी राष्ट्रपति ले सकते हैं कभी भी। प्रभाव, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन राज्य की विधि बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है जब तक किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 वाला तब तक के लिए कानून बनाएगा केंद्र सरकार। और इस समय जो कानून बना होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और उस समय केंद्र सरकार कानून बना दी है उस राज्य के लिए। यह कानून एक लंबे समय तक मतलब ये कानून बना ही रहता है, निरंतर बना ही रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं। राज्य का विधानमंडल उसको चेंज कर सकता है, अन्यथा यह निरंतर बना रहता है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कुछ राज्यों के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कुछ राज्य लिख के देता हूँ, आप अपने कॉपी में इसको ऐड करेंगे। जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमने कुछ राज्यों का नाम लिखा है। कुछ पेपर में स्टैटिक जीके में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि पहली बार 100 बार से ज़्यादा लग चुका है। जो राष्ट्रपति शासन है वो पूरे भारत में 100 बार से ज़्यादा लग चुका है। सबसे पहली बार कहाँ लगा था? एक राज्य और छूट गया है ना, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य छूट गया है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा सबसे पहली बार कहाँ लगा? तो सबसे पहली बार लगा है पंजाब में। अनुच्छेद 356 सबसे पहली बार लगा है पंजाब में, और सबसे लंबे समय तक लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में, सबसे लंबी अवधि तक जम्मू कश्मीर में। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, पहला आम चुनाव। इसके बाद लगने वाला, पहले आम चुनाव के बाद लगने वाला पहला अनुच्छेद 356 आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहले आम चुनाव के बाद लगने वाला पहला राष्ट्रपति शासन आंध्र प्रदेश। तो आम चुनाव के बाद लगा आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में सबसे कम समय के लिए, शायद 28 दिन का था यहाँ पे मात्र कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार लगा है, सबसे ज़्यादा बार लगा है। लंबी अवधि और ज़्यादा बार अंतर है, लंबी अवधि और ज़्यादा बार अंतर है। लंबी अवधि 6 वर्ष से ज़्यादा लगा है जम्मू कश्मीर में, लंबी अवधि। लेकिन गिनती में सबसे ज़्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश में, गिनती में ज़्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पास अनुच्छेद 356 लगाने की आवश्यकता अब तक नहीं पड़ी है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक अनुच्छेद 356 लगाया नहीं गया है, नहीं लगाया गया है। ये कुछ फैक्ट है, यहां अभी तक नहीं लगाया गया है अनुच्छेद 356। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा जल्दी। चलिए हो गया। अब हेडिंग डालिए अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ के संविधान से प्रेरित है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कहाँ के संविधान से प्रेरित है जी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका यहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो मूल संविधान में जैसे प्रावधान था वैसा प्रावधान ज्यों का त्यों अभी भी है इसमें, बाकी में तो बदलाव हुआ है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। इसमें भी कहा गया है इसके दो आधार होंगे, वित्तीय आपातकाल लगने के दो आधार होंगे। सबसे पहले तो वित्तीय अस्थायित्व हो गया हो देश में, वित्तीय अस्थायित्व अर्थात पैसों की समस्या बढ़ गई हो, साख, देश की साख खतरे में आ गई हो, खतरे में हो, अर्थात देश की जनता के लिए विकास कार्यों के लिए देश में पैसा नहीं है, या पेट्रोल वगैरह खरीदने के लिए देश के पास पैसा नहीं है, ऐसी वित्तीय खतरा मंडराती है तो अनुच्छेद 360 लागू हो जाता है। इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। इसकी घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका समय निश्चित नहीं है, इसका समय निश्चित नहीं है, इसमें संविधान मौन है, इसके समय को लेकर संविधान मौन है, क्योंकि भाई किसी के पास पैसों की समस्या है तो वो समस्या कब सॉल्व होगी किसी को मालूम नहीं है। क्या पता किसी को हमने उधार मांगा और वो उधार दे दे, या किसी को हमने उधार मांगा वो दे ही ना और हम भी कमा पाने में असक्षम हो। तो ये प्रॉब्लम समय से पहले भी सॉल्व हो जाती है और समय के बाद भी सॉल्व नहीं होती है। इस कारण इसके समय के लिए संविधान मौन है। तो ये भी अनिश्चित काल तक लग सकता है, अनिश्चित काल तक लग सकता है। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव देखिए। अच्छा, इसको समाप्त भी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। इसको समाप्त भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका प्रभाव, पहला कंडीशन है जब संघ एवं राज्य के कर्मचारियों का वेतन कम हो सकता है। संघ एवं राज्यों के कर्मचारी के वेतन में परिवर्तन हो सकता है या वेतन में कटौती हो सकती है, वेतन में कटौती हो सकती है। यहाँ पे संघ एवं राज्य के कर्मचारी में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं, इनका भी वेतन में कटौती हो सकता है। अब सबसे अच्छी जानकारी ये है कि दो ऐसे पदाधिकारी हैं, एक है राष्ट्रपति महोदय, ये अपवाद हैं, प्लस राज्यपाल। इनके वेतन में कटौती नहीं होगी, इनके वेतन में कटौती नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर राज्यपाल, राष्ट्रपति के में तो नहीं होगी, राज्यपाल में ऐसा लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। आप, ये पुस्तक है, इसको बोलते हैं बेयर एक्ट, संविधान का पुस्तक। अनुच्छेद 158 में 4 नंबर पे ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल के वेतन में पद में रहते समय असामयिक कटौती नहीं होगी। तो जब आप गहराई से पढ़ोगे तो हर शब्द को पढ़ना होता है, क्योंकि संविधान के शब्दों से ही प्रश्न बनता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में कटौती नहीं होती है। ठीक है। राज्यों के लिए, जो राज्यों का बजट है, जो राज्यों का बजट है वित्तीय आपातकाल में, तो राज्यों के बजट पर केंद्र का निर्णय हो सकता है। ये सब प्रभाव पड़ता है। तो इसे आप पढ़ लेंगे और तीनों में अंतर स्पष्ट रखेंगे। इसे भी, अब देखो, इसके लिए तो संसद से अनुमति लेने वाला प्रावधान हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है।
एक लाइन हम भूल गए थे, चलिए लिखा देते हैं। एक बार लागू राष्ट्रपति ने जैसे ही घोषणा किया, राष्ट्रपति ने जैसे ही घोषणा किया, इसे भी 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। फिर यह अनिश्चित काल तक चलता है। यहाँ पे भी 2 महीने का समय दिया जाता है संसद को इसको पारित करने के लिए। अगर इस 2 महीने के अंदर अगर संसद ने पारित नहीं किया तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल को हमने अमेरिका से लिया है, जबकि इससे पहले 2 आपातकाल हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 352 वाला और अनुच्छेद 356 वाला। उसे हमने जर्मनी के संविधान से लिया था, जर्मनी के संविधान से प्रेरित था। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।